नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों इसी बीच आप सबके लिए पहली खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। कोरोना का वैक्सीन फाइजर बायोनटेक के टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। अगले सप्ताह से टीकाकरण होगा और कोरोना वैक्सीन की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और बिहार में लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ताओं ने कितने करोड़ का बिजली बिल नहीं भरा और बिहार में बिजली कंपनी का कितना हो गया बकाया बिल, आज आपको इस पूरा वीडियो में जानकारी मिलेगा। और बिहार में कहां पर पुलिस ड्यूटी में लापरवाही करने पर कितने एएसआई और कितने कांस्टेबल को निलंबित किया गया है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बिहार सरकार ने ग्रामीणों को क्या दिया तोहफा और क्या इससे ग्रामीणों को होगा फायदा, बिहार सरकार का दिया गया तोहफा का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अब वीडियो को पूरा जरूर देखें। और उत्तर प्रदेश में कहां पर बहुत बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है, जिसमें बारातियों की जान जाने की खबर आ रही है। इस दुर्घटना का पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और बिहार पंचायत चुनाव में इस बार हो सकता है नया प्रयोग, जानेंगे कि क्या है नीतीश कुमार की तैयारी। और सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। और इसी बीच आपके लिए एक और बड़ी खबर, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है ये खबर, आपको इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। और बिहार के पूर्णिया में डीएम के नेतृत्व में मास्क चेकिंग का अभियान चलाया गया और लापरवाह लोगों से वसूला गया जुर्माना। और बिहार में कहां पर पुलिस ने रुकवा दी शादी, तो आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किस कारण से किया, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आज सोने चांदी का क्या है भाव, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी बीच आपके लिए पहली खबर, और खबर को विस्तार से जानते हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक सप्ताह से बकाया राशि की रिकवरी के लिए एड़ी चोट का जोर लगा दिया है। जी हां फ्रेंड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि बिहार में हम लोग जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका नाम साउथ बिहार कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। और वो एक सप्ताह से बकाया राशि की रिकवरी के लिए एड़ी चोटी लगाया हुआ है, यानी कि हम लोग का जो भी बिल बाकी है उसको निकालने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। रविवार को काउंटर खोलने के साथ अब छापेमारी कनेक्शन और काटे जा रहे हैं आपके घर का कनेक्शन। अगर आपका बकाया राशि है तो आपका कनेक्शन कट सकता है। कंपनी रिकवरी को लेकर क्यों है परेशान, इसका खुलासा बहुत से न्यूज एजेंसियों ने किया है। लॉकडाउन के दौरान कंपनी को बकाया की अब तक की सबसे बड़ी चोट लगी है। इस दौरान कंपनी का 600 करोड़ रुपए का बकाया हुआ है, यानी कि बिजली बिल हम लोग जिसका यूज करते हैं बिहार में बिजली का कनेक्शन, उसका 600 करोड़ रुपया बकाया बिहार में हो चुका है, जिसकी रिकवरी के लिए वो हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। कंपनी का कुल 3000 करोड़ रुपया बकाया है, जिसकी रिकवरी से को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का 12 माह में जितना बकाया होता था, लॉकडाउन के दौरान उससे अधिक बकाया हो गया है। 6 माह में कंपनी का 600 करोड़ का बकाया हो गया। और इतनी बकाया राशि लगभग एक साल में इस कंपनी का होता था, लेकिन लॉकडाउन में इससे ज्यादा हो गया। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन में उन्हीं लोगों ने बिल का भुगतान नहीं किया जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अधिकतर उपभोक्ता ऐसे रहे जिनकी या तो नौकरी चली गई, फिर वो पटना से बाहर या बिहार से बाहर फंस गए थे। माना जा रहा है इसी कारण से ये बड़ा बकाया हुआ। बिहार में कानून व्यवस्था नवगठित नीतीश सरकार के तीखे तेवर के बाद विभिन्न जिलों में अब पुलिस विभाग हरकत में आ गया है। जहानाबाद में एसपी मीनू कुमारी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में टेहटा ओपी के एएसआई और कल्पा ओपी के एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, इसके अलावा उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। एसपी मीनू कुमारी ने बताया कि जिले में 2 दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधिकारी
एएसपी मुख्यालय हरिशंकर और एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने जिले के टेहटा, कल्पा और कड़ौना ओपी के इलाके में रात में अचानक निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि टेहटा और कल्पा ओपी की पुलिस की लापरवाही पकड़ी गई, जबकि कड़ौना के प्रभावी समेत होमगार्ड तक ड्यूटी में सक्रिय यानी के एक्टिव दिखे और गड़बड़ी पाए जाने पर एसपी ने टेहटा ओपी में ओडी ड्यूटी में अनुपस्थित एएसआई दुर्गा चौधरी और पेट्रोलिंग ड्यूटी नहीं करने वाले कल्पा ओपी की एएसआई संजय कुमार को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। साथ ही टेहटा और कल्पा ओपी के प्रभारी यानी कि बैरिस्टर पासवान और राजेश कुमार सिंह से इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसपी ने बताया कि रात्रि गश्ती निरीक्षण के दौरान रात तकरीबन 1:30 बजे मात्र एक होमगार्ड लाल बाबू प्रशांत संतरी ड्यूटी पर मौजूद थे। अन्य पुलिसकर्मी सोए हुए थे। संवेदनशील इलाकों में कहे जाने वाले कल्पा ओपी क्षेत्र में रात्रि गश्ती नाम की चीज नहीं देखी गई। एसपी ने बताया कि रात में ड्यूटी के प्रति पूरी तरह मुस्तैद रहने वाले कल्पा ओपी के होमगार्ड लाल बाबू को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि उनको उनके ड्यूटी करने का इनाम दिया जाएगा। बिहार के गांव में ग्रामीणों को अब नहीं देना होगा होल्डिंग टैक्स। जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार दिए जाने को लेकर बन रही नियमावली में होल्डिंग टैक्स लेने का प्रावधान हटा दिया गया है। जी हां, उनको सशक्त करने के लिए होल्डिंग टैक्स प्रावधान को हटा दिया गया है और पूर्व में नियमावली के प्रारूप में गांव के पक्के मकानों से होल्डिंग टैक्स के रूप में मामूली राशि यानी कि 50 रुपए लिए जाने का प्रावधान था, जो अब इसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री योजना आवास ग्रामीण के तहत बने पक्के मकानों को भी इससे अलग रखा गया था, पर अब पूरी तरह से इस प्रावधान को हटाकर प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि विभाग द्वारा बनाई जा रही नियमावली में मोबाइल टावर और हाट बाजारों आदि से टैक्स वसूली का अधिकार पंचायतों को देने पर मंथन चल रहा है। यानी कि मोबाइल टावर और हाट बाजारों से जो भी टैक्स वसूली किया जाएगा वो पंचायतों को उसके बारे में सोचना होगा। और पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नियमावली का प्रारूप करीब तैयार है और चुनाव के कारण प्रारूप पर सरकार ने अनुमति नहीं ली जा सकी थी। अब चुनाव समाप्त हो गया है, इसलिए इस पर फिर चर्चा शुरू हुई है। नियमावली के प्रारूप पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। गौरतलब हो कि बिहार पंचायती राज एक्ट में ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है, पर इसमें यह भी कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकार नियमावली बनाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। यहां बारातियों को लेकर लौट रही कार पर गिट्टी से भरा ट्रक पलट गया। इस कार के ड्राइवर समेत इस एक्सीडेंट में ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 परिवार की 6 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। कार में 10 लोग सवार थे। 2 लोगों ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई, उन्हें चोटें आई हैं। हादसा तड़के करीब 4 बजे सुबह में हुआ था और पुलिस ने बताया कि शहजादपुर गांव में मंगलवार को शादी थी और बारात कड़ा कोतवाली के देवीगंज गई थी। शादी में शामिल होने के बाद बुधवार सुबह दूल्हे की चचेरी बहन और अपने बेटा बेटी समेत 9 लोग के साथ कार से शहजादपुर लौट रही थी। अंधेरे की वजह से ड्राइवर रास्ता भटक गया। उसे जब यह एहसास हुआ तो वह रास्ते में गाड़ी रोककर लोकेशन समझने लगा, तभी यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया और घायलों को उचित इलाज के लिए आदेश दिया। बिहार में एक और विपक्षी दल विधानसभा चुनाव 2020 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और मतगणना की प्रक्रिया पर संदेह जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव 2021 कराने पर विचार कर रही है। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव अब ईवीएम से कराने पर विचार किया जा रहा है। बिहार में अगले साल मार्च के बाद पंचायत चुनाव होने हैं। हाल ही में एसईसी ने भी पंचायती राज विभाग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के तर्क दिया गया है कि ईवीएम से चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मतगणना विसंगतियों और इससे धांधली की भी जांच होगी। यदि ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव आयोजित होता है तो त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में 2.58 लाख पदों को भरने के लिए यही पहला इलेक्ट्रॉनिक मतदान
प्रयोग होगा। प्रदेश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की अनुमानित लागत 392 करोड़ रुपए होगी, जो 2016 के पंचायत चुनाव में किए गए खर्च की तुलना में 142 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2016 के पंचायत चुनाव में राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश और एनडीए नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई आला नेता मौके पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी पार्टी के नेतृत्व में मोदी देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आपको बता दें कि राज्यसभा की यह सीट लोजपा संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी। 3 दिसंबर तक राज्यसभा के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। 4 दिसंबर को पत्रों की समीक्षा होगी। 9 दिसंबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है और 14 दिसंबर को चुनाव और मतगणना होगी। बहुत बड़ी खुशखबरी, आ गया कोरोना का वैक्सीन। फाइजर बायोनटेक के टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। जी हां फ्रेंड, कोरोना वैक्सीन का मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बना। अगले सप्ताह से टीकाकरण होगा ब्रिटेन में और कोरोना वैक्सीन की पूरी तरह का जानकारी हम आपको इस वीडियो में यानी कि अभी देंगे। लगातार लोगों की जान ले रहे कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दुनिया की नजरें अब अलग अलग दवा कंपनियों पर टिकी है। वही अब लोगों को ये इंतजार खत्म होने की कगार पर आ चुका है। दरअसल ब्रिटेन में फाइजर और बायोनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी मिल गया है। ब्रिटेन में कोविड-19 वैक्सीन के टीके को मंजूरी देने वाला पश्चिमी देश बन गया है, यानी कि पश्चिमी देश में पहला देश ब्रिटेन बन गया है। यह वैक्सीन संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावशाली है। जी हाँ फ्रेंड, ये वैक्सीन जो है कोरोना संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावशाली पाया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने एक इंटरव्यू में इसके संकेत दिए थे। ब्रिटेन ने 20 नवंबर को अपनी चिकित्सा नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी से फाइजर बायोनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन का आकलन करने को कहा था। प्रसिद्ध और प्रमुख अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया गया है। कंपनी ने हाल में दावा किया था कि परीक्षण के दौरान उसका टीका सभी उम्र नस्ल के लोगों पर कारगर है। ब्रिटेन सरकार ने अपनी दवा और स्वास्थ्य उत्पादक नियामक एजेंसी को कंपनी मुहैया द्वारा कराया जाएगा। एक आंकड़े पर गौर कर यह देखने को कहा था कि क्या यह गुणवत्ता, सुरक्षा और असर के मामले में सभी मानकों पर खरा उतरा है। ब्रिटेन को 2021 के अंत तक दवा की 4 करोड़ खुराक मिलने की संभावना है। इतनी खुराक से देश की 1/3 आबादी का टीकाकरण हो सकता है। वही ब्रिटेन में नियुक्त किए गए वैक्सीन मंत्री नादिम जाहवी के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में पहले ही कहा गया था कि अगर कुछ योजनाओं के अनुसार होता है और फाइजर और बायोनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो इसके कुछ ही घंटों में वैक्सीन का वितरण और टीकाकरण शुरू किया जाएगा। जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप ब्रिटेन में दिया जा रहा है। गुजरात में मास्क नहीं पहनने वाले को कोरोना सेंटर में 5 से 6 घंटे सेवा करनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, गुजरात में मास्क नहीं पहनने वाले को कोरोना सेंटर में 5 से 6 घंटे सेवा करना पड़ेगा। इस सेवा के दिन 5 से 15 दिन तक हो सकते हैं। ये दिन बिना मास्क पकड़े जाने वाले लोगों की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए तय किए जाएंगे। गुजरात में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ऐसे लोगों से कोरोना सेंटर में सेवा कराने की अर्जी पर हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया और सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों से सिर्फ जुर्माना वसूलना काफी नहीं है। बिना मास्क वालों से सेवा करवाने के लिए सरकार किसी संस्था को जिम्मेदारी सौंपे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक अहम मुद्दा है। मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है। पूर्णिया में डीएम के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और लापरवाह लोगों से जुर्माना वसूला गया। जिले में कोरोना के खतरे के चलते जिला प्रशासन ने पूर्णिया शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस और प्रशासन मौजूद दिखा। डीएम राहुल कुमार और सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे खुद मास्क चेकिंग कर रहे थे। सड़क और दुकान पर रोको टोको अभियान काफी देर तक चला। डीएम राहुल कुमार
RN शाह चौक से पैदल चलते हुए वाहनों, दुकानदारों समेत राहगीरों को रोककर टोकते रहे। लापरवाह लोगों से इस दौरान जुर्माना भी वसूला गया। चौक पर स्थित पान दुकानदार मास्क बेच रहे थे, लेकिन खुद मास्क नहीं पहने हुए थे। ये देखकर डीएम जो है बिफर पड़े और दुकान बंद करने का आदेश दे दिया। इस दौरान पेट्रोल पंप पर भी डीएम गए और सख्त लहजे में पेट्रोल पंप के मालिक को कहा कि मास्क और हेलमेट के बिना किसी को भी वाहन चालक को तेल ना दें। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजाओं के ग्राम डोभरी में एक 14 वर्षीय बच्ची का विवाह उसके परिजन करा रहे थे, जिसकी सूचना जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची, तत्काल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक उक्त बच्ची का तिलक 29 नवंबर को था और जबकि उसका विवाह 1 दिसंबर को था और विदाई 2 दिसंबर को निर्धारित किया गया था। प्रशासन ने तिलक के समय ही मौके पर पहुंचकर उसका शादी रुकवा दिया। शादी की सूचना किसी चाइल्ड लाइन को देते हुए उक्त बच्ची का नाम, उसके पिता का नाम और स्थान का जिक्र कर बाल विवाह की बात कही थी। साक्ष्य के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति और निमंत्रण पत्र की छायाप्रति दी गई थी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन ने तत्काल इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी जन्मय शुक्ला के पास दी। दिए गए सूचना में चाइल्ड लाइन ने स्पष्ट रूप से बताया था कि जिस बच्ची की शादी होने वाली है उसकी उम्र 14 वर्ष है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चैनपुर थाना के ASI गजेंद्र प्रसाद यादव और ग्राम पंचायत कजराओं के मुखिया ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया, जिसके दूसरे दिन 1 दिसंबर को विवाह थी। बच्ची के सभी परिजनों को चैनपुर प्रखंड बुलाया गया। वहां उपस्थित चैनपुर BDO राजेश कुमार और कैमूर DRDO निदेशक अजय तिवारी ने बच्ची के परिजनों को समझाते हुए विवाह तत्काल रोक देने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक, लंबित राशि का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिले के समाहरणालय परिसर स्थित DRDA निदेशक सह पंचायती राज पदाधिकारी प्रमोद पांडे ने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी लंबित आवास अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही 100% लक्ष्य की पूर्ति करने को कहा है। इस बैठक में भूमिहीन लाभुकों को भूमि दिलाने की मुहिम को शुरू करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके लिए जल्द लिस्ट तैयार कर जिला मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। जिन लाभुकों को आवास योजना का लाभ मिलना है उन लाभुकों के लंबित राशि का तुरंत भुगतान कर सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। दुल्हन पर गर्लफ्रेंड का गुस्सा, बॉयफ्रेंड की शादी से नाराज प्रेमिका आधी रात पहुंची दुल्हन के पास, पहले बाल काटे फिर आंख में फेविक्विक डाल दिया। नालंदा में प्रेमी के शादी से नाराज एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर में घुसकर नई नवेली दुल्हन के न सिर्फ बाल काटे बल्कि उसकी आंखों में फेविक्विक डाल दिया। घटना जो है भागना बिघा थाना क्षेत्र की है, जहां दुल्हन के शोर मचाने पर परिजन आए और पुलिस को बुलाया गया। घायल दुल्हन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मूरा तालाब गांव के इस मामले की सूचना मिलते ही घटना पर पुलिस पहुंची। DSP संजय कुमार ने परिजनों से पूछताछ की। एहतियात बरतने के लिए पुलिस अभी भी गांव में कैंप कर रही है। परिजनों ने बताया कि शादी 1 दिसंबर को शेखपुरा जिले में हुई थी। शादी के बाद जब वह अपनी नई नवेली दुल्हन के पास घर पहुंचा तो उसकी भनक उसकी प्रेमिका को लग गई। प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बौखला उठी। बदले की नीयत से वह प्रेमी के घर गई। प्रेमी की बहन से दोस्ती होने के कारण किसी को उस पर शक नहीं गया। शादी से थके हारे परिजन जब सो गए तब देर रात प्रेमिका दुल्हन के रूम में घुस गई और उसके बाल काट डाले। इतना ही नहीं, बौखलाहट में उसने दुल्हन की आंख में फेविक्विक भी डाल दिया। दुल्हन की आंख बंद होने और दर्द से कराहने लगी। तब उसने शोर मचाया और शोर सुनकर परिजन आ गए और प्रेमिका की जमकर धुलाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को हिरासत में ले लिया। वही दुल्हन को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। सोन में अवैध खनन जारी है। बालू माफियाओं से 35 लाख का जुर्माना वसूला गया
और बगैर परमिट बालू ढो रहे 9 वाहन को जब्त किया गया। सोन नदी में मनमाने तरीके से बालू का खनन हो रहा है। हाल यह है कि बंदोबस्तधारी अपने एरिया से बाहर जाकर बालू का खनन कर रहे हैं। यही नहीं, व्यापक पैमाने पर कालाबाजारी भी की जा रही है। आशंका है कि बगैर परमिट के ही ट्रैक्टर से बालू ढोया जा रहा है। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक बालू भी वाहनों पर ढोया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद खनन एवं भूतत्व विभाग ने पूरे सूबे में इलाके पर काफी कार्रवाई की। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक बालू भी वाहनों पर ढोया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने पूरे सूबे में इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इस क्रम में कई स्थानों पर छापेमारी की गई और भारी गाड़ियों को पकड़ा गया। अवैध कार्य में शामिल कंपनियां पर लगभग 35 लाख का जुर्माना किया गया। और आज सोना चांदी का क्या है भाव, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। सराफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में मामूली तेजी नजर आई। मंगलवार को देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 48,000 के करीब पहुंच गया, लेकिन शाम को ये 48,687 पर बंद हुआ। आज सोना का भाव 95 रुपये महंगा होकर 48,687 रुपये पर खुला और चांदी का हाजिर भाव 1,058 रुपये चढ़कर 62,022 रुपये प्रति किलो पर खुला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट iBeijers.com के मुताबिक 2 दिसंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।